Hello. Our discussion on cytology, that is the study of cell, the unit of life, would continue today. पिछले दिन मैंने आपसे साइटोलॉजी में जो चर्चा की थी उसमें जो बेसिक बातें सेल से जुड़ी हुई थी उन पे हम लोगों ने पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर देखना प्रारंभ किया था। और यूकैरियोटिक सेल का जो डिस्कशन था उसमें यूकैरियोटिक सेल ओवरऑल कैसा दिखेगा ये चर्चा हमने आपको कर दी थी। हमने ये बात आपको कम्युनिकेट की थी कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगा और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में एक सेल वॉल भी होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली की तरह का फ्लूइड होगा और उस जेली की तरह के फ्लूइड को हम लोग नाम देंगे कि ये साइटोसोल होने जा रहा है। दैट विल बी एक्चुअली नोन एज साइटोसोल एंड दिस साइटोसोल वुड हैव ए नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। ऑर्गेनेल्स जो होंगे वो पार्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करने वाली रचनाएं होंगी और इंक्लूजन्स जो होंगे स्टोरेज प्रोडक्ट होंगे या वेस्ट प्रोडक्ट होने जा रहा है। और इस साइटोसोल में पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मौजूद होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था यूकैरियोटिक सेल का वो यही था। अब इन तमाम टॉपिक्स पे ये जो तमाम अलग यूकैरियोटिक सेल के जो अलग अलग हिस्से हैं इन पे हम लोग बारी बारी से इलेबोरेशन करेंगे और आज का जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग चर्चा सेल वॉल और उससे जुड़े हुए तमाम स्ट्रक्चर्स पे करने की कोशिश करेंगे। सेल वॉल की बात अगर करें तो सबसे पहली बात कि सेल वॉल कहाँ दिखेगा, तो देखो जो यूकैरियोटिक सेल हैं ऑलरेडी वी हैव शोन सेल वॉल जो होगा वो प्रेजेंट होगा प्रोटिस्टा में होगा, प्लांटी में होगा, फंजाई में होगा, लेकिन नहीं होगा तो एनिमल सेल में। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होगा। नॉर्मली यही बात की जाती है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इस बात को इस रूप में कहने से जो बोध होता है वो वही है कि जो अभी हमने आपको कहा कि दिस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर शुड बी देयर इन दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल ओनली। बट फैक्ट इज दैट कि ये प्रोटिस्टा के जो प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट हैं वहाँ पे भी होगा, जो डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं वहाँ पे भी होगा, प्लांटी में तो होगा ही होगा, उसके अलावा ये आप फंजाई में भी होगा। व्हाट टू टॉक अबाउट देम, इवन अगर आप मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में भी ये आपको क्या होगा सेल वॉल दिखाई पड़ने जा रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ मोनेरा की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पूरा डिस्कशन हम लोगों का यूकैरियोटिक सेल का डिस्कशन है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटिस्टा होगा उसमें जो प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट होंगे वहाँ पे ये सेल वॉल दिखाई पड़ेगा और उसके अतिरिक्त फंगल सेल होगा और जो प्लांट सेल होंगे उनमें ये सेल वॉल आपको दिखने जा रहा है। दूसरी बात आप लेकर के देखेंगे कि क्या सारे प्लांट सेल्स में ये दिखेगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, सारे प्लांट सेल में ये नहीं दिखेगा। जो फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वहाँ पे सेल वॉल जो होगा दे विल बी मिसिंग। और ये फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ होंगे, तो जो अलगी के मेंबर्स होने जा रहे हैं और उसके अलावा जो सेक्स सेल्स होंगे वहाँ पे भी ये सेल वॉल आपको नहीं दिखेगा। जो बात अभी हमने कही कि वेयर सेल वॉल वुड बी प्रेजेंट, तो उसको दूसरे नेगेटिव सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट एंड एनिमल सेल्स। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को छोड़ दें और अगर एनिमल सेल्स को हटा दें तो बाकी सारे मेंबर्स में आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल वॉल जो है वो उपस्थित है। इसके बाद आप लेकर के देखिएगा कि लोकेशन इसका क्या होगा। तो कभी भी जो सेल वॉल होगा दैट विल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा और इसमें दो लेयर्स आप देखिएगा, एक तो प्राइमरी वॉल होगा और दूसरा सेकेंडरी वॉल होने जा रहा है। लेकिन इनकी जो हम लोग डिटेल करें, इन डिटेल के पहले हम लोगों को लेकर ये देखना होगा कि एक रचना और भी होगी जिसे हम लोग मिडिल लैमिला बोलेंगे। तो देखो जब कभी भी हम लोग प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में जो प्लांट सेल्स होंगे उन प्लांट सेल्स को हम लोग जोड़ते हैं। प्लांट सेल जो होगा वो जोड़ा जाएगा और ये जो प्लांट सेल जुड़ेगा, ये जो प्लांट सेल जुड़ने जा रहा है उसमें आप लेकर के देखिएगा कि उनकी सीमेंटिंग जो होगी, ये सीमेंटिंग किसके द्वारा की जाएगी, तो उस सीमेंटिंग के लिए जो चीज़ जिम्मेवार होगा उसी को हम लोग नाम देंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज मिडिल लैमिला। उसी रचना को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, मिडिल लैमिला है।
ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा कि ये होने जा रहा है क्या चीज़, तो दिस वुड बी एक्चुअली नोन एज, इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एक सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और इस सेल के बाहर आप लेकर के देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा आउटसाइड दिस पार्टिकुलर सेल कि एक मोटा सेल वॉल का हिस्सा होगा, और इस सेल वॉल के पार्ट को हम लोग कहने जा रहे हैं, वी रेफर दिस पार्ट ऑफ सेल वॉल एज, ये जो सेल वॉल का हिस्सा होगा, इस सेल वॉल के हिस्से को हम लोग कहेंगे कि ये सेकेंडरी वॉल है। इसके बाहर एक और लेयर हम लोग बनाएं, तो ये जो लेयर होगा, इस लेयर को हम लोग कहेंगे कि ये जो पार्टिकुलर लेयर है, दिस लेयर इज प्राइमरी वॉल। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, तो ये प्राइमरी वॉल होने जा रहा है। अब आप एक और स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कीजिए, एक और सेल को अगर आप ड्रॉ करें तो इट विल लुक लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसके अंदर की रचनाएं ऐसी ही दिखाई पड़ेंगी जैसा मैंने अभी बताया। जैसे इसके अंदर आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ क्या होगा, तो यू विल फाइंड कि यहाँ सेकेंडरी वॉल होने जा रहा है, और ये पूरा सेकेंडरी वॉल का हिस्सा हो गया। और इस सेकेंडरी वॉल के हिस्से के अंदर फिर आप लेकर के देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसके अंदर ये अब साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होंगे जिनको मैं अभी नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो दो प्लांट सेल हो गए, जैसे अब इस सेल को आपने कहा कि ये क्या होगा, तो दिस वन वुड बी प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल होगा, दिस वन वुड बी सेकेंडरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल होगा। इसी तरह से ये दोनों पार्ट अलग अलग सेल के आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब ये जो दोनों प्लांट सेल होंगे, इनके बीच में ये गैप आपको दिख रहा है, तो क्या इस तरह का कोई गैप होगा, तो इसका आंसर है नहीं, इस तरह का कोई गैप यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये बीच की जो जगह होगी, बीच की जगह भरी जाएगी, या इस बीच की जगह में एक सीमेंटिंग लेयर मौजूद होगा, एंड वी रेफर दैट सीमेंटिंग लेयर एज मिडिल लैमिला। इसी सीमेंटिंग लेयर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, मिडिल लैमिला होने जा रहा है। तो इस सिंपल से डायग्राम से दो तीन बात कन्वे होती है, इस सिंपल से डायग्राम से दो तीन बात आप कन्वे आराम से कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि प्लांट टिश्यू के जो सेल्स होंगे, वो प्लांट टिश्यू के जो तमाम सेल्स होने जा रहे हैं, वो एक दूसरे से जोड़े जाएंगे, किसके द्वारा, तो एक सीमेंटिंग लेयर होगा, एंड दैट सीमेंटिंग लेयर वुड बी एक्चुअली नोन एज मिडिल लैमिला। और उसके बाद मतलब उस मिडिल लैमिला के बाद एक सेल को, अगर ये रेफरेंस है हमारे लिए, तो इसको लेकर के देखें तो आप देखेंगे कि उससे अंदर की तरफ एक कंपैरेटिवली एक पतला लेयर डिपॉजिटेड है, जिसको प्राइमरी वॉल कहेंगे, और उसके बाद एक थिकर लेयर होगा जिसे सेकेंडरी वॉल कहेंगे, और उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने जा रहा है। तो जो अभी मैं वॉल के लोकेशन की बात कर रहा था कि वॉल वुड बी प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो इस सिंपल से डायग्राम से कन्वे हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ ये बात भी कम्युनिकेट करनी थी कि वेयर मिडिल लैमिला वुड बी, क्योंकि इसका नाम कुछ ऐसा है जो बोध कराता है कि शायद, उसे ये बोध हो सकता है, कोई ये बात दिमाग में रख सकता है कि शायद ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हो, बट फैक्ट इज दैट कि ये दो सेल के बीच में, सिंस इट इज ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन टू सेल्स, एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द नेम मिडिल लैमिला। मिडिल इसलिए क्योंकि दो सेल्स के बीच में ये है, इसलिए आप इसे कहते हैं कि ये क्या होगा, मिडिल लैमिला होने जा रहा है। दूसरी जो बात आप यहाँ लेकर के, वही इसी ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम का एक हिस्सा आपको बगल में ड्रॉ किया गया है, एक छोटा सा हिस्सा इस बगल में हम लोगों ने ड्रॉ किया है कि ये बीच का लेयर जो हो गया वो क्या है, मिडिल लैमिला है। और उससे अगर आप एक तरफ लेकर के आप देखें, देयर यू विल फाइंड कि ये प्राइमरी वॉल होगा, दिस वन वुड बी नोन एज प्राइमरी वॉल, और इसके बाद सेकेंडरी वॉल आपको अंदर की तरफ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से बात आती है मिडिल लैमिला की, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या करेगा, कहाँ होगा। अब रही बात कि ये मिडिल लैमिला किसका बना हुआ है, तो ये मिडिल लैमिला जो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होगा, और ऑब्वियस है कि अगर सीमेंटिंग लेयर है तो ये सेल्स को क्या करेगा, होल्ड करेगा, ये सेल्स को एक दूसरे के साथ पकड़े रखेगा। ठीक है, ठीक, आप ऐसे समझ लो कि जैसे अगर कोई ब्रिक वर्क हम कर रहे हैं, दीवार अगर कोई बना रहे हैं, तो दीवार को बनाने में हम क्या करते हैं, दीवार को बनाने में एक ईंट से दूसरे ईंट
को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का जो मिक्सचर हम बनाते हैं उसकी मदद से उनको जोड़ते हैं हम लोग। ठीक वैसे ही समझिए कि अगर प्रकृति ने प्लांट टिश्यू को बनाया तो एक प्लांट सेल को दूसरे प्लांट सेल से जोड़ने के लिए उसने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वही कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है, और इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, तो कहेंगे कि ये मिडिल लैमेला होने जा रहा है। मिडिल लैमेला के बारे में एक चीज़ और बता दें कि एक टेक्निक होती है जिसको मैचुरेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एंजाइम वुड बी यूज्ड, पेक्टिनेज नामक एंजाइम इस्तेमाल किया जाएगा, एंड द यूज ऑफ दैट पार्टिकुलर एंजाइम इज गोइंग टू डिजॉल्व, मतलब देयर विल बी डिसोल्यूशन ऑफ द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला का डिसोल्यूशन होगा विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेज। डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला वुड बी कैरिड आउट बाय यूज ऑफ पेक्टिनेज, और पेक्टिनेज की मदद से अगर मिडिल लैमेला को का डिसोल्यूशन कर दिया गया तो प्लांट टिश्यू की तमाम कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, एंड वी रेफर दिस प्रोसेस एज, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये प्रक्रिया क्या होगी, मेसेरेशन होगा। तो मेसरेशन को आप आराम से समझ सकते हैं कि मेसरेशन क्या है। तो मेसरेशन इज एक्चुअली सेपरेशन ऑफ प्लांट सेल्स। कैसे, तो बाय ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। हाउ मिडिल लैमेला डिसोल्यूशन वुड बी अकम्प्लिश्ड, तो विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेज। पेक्टिनेज के इस्तेमाल से ये काम होगा। और अब आप यहाँ से मूव करेंगे मिडिल, ये जो प्राइमरी वाल होगा मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी वाल पे आप अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। तुम देखोगे कि जो ये डायग्राम है जो यहाँ पे एक सिंपल सा जो हमने ड्रॉ किया कि ये जो बीच का हिस्सा अगर हम लोग ले करके देखें कि ये बीच का हिस्सा जो है, ये बीच का हिस्सा अगर मिडिल लैमेला है तो दोनों सेल की तरफ लेकर के आप देखिएगा, देन यू विल फाइंड कि दोनों सेल में मतलब मिडिल लैमेला से अंदर की तरफ आप लेकर के देखें तो मिडिल लैमेला से अंदर की तरफ यू विल फाइंड कि उपस्थित होगा एक कंपैरेटिवली थिन लेयर डिपॉजिटेड होगा, ये वाला हिस्सा जिसमें डॉटेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये कितना विजिबल होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जहाँ मैं मूव करा रहा हूँ अपनी पेंट डॉट लगाता हुआ, यही मिडिल लैमेला है दोनों तरफ। तो ये मिडिल लैमेला जो होगा प्राइमरी वाल से अंदर की तरफ डिपॉजिट किया जाएगा, और ये कंपैरेटिवली थिन स्ट्रक्चर होने जा रहे हैं, ये कंपैरेटिवली थिन स्ट्रक्चर होंगे। और जो सेल्स ग्रोइंग ऑर्गन में मौजूद है, प्लांट का कोई सेल अगर ऐसा, प्लांट का कोई ऑर्गन ऐसा है जो ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोइंग ऑर्गन को बनाने में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं उनमें ये प्राइमरी वाल आपको दिखाई पड़ेगा। दैट्स रिमार्केबल स्टेटमेंट। कैसे, ये तुरंत मैं बता रहा हूँ। ये उस ऑर्गन के सेल्स में आप देखेंगे जो ऑर्गन स्टिल ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग ऑर्गन के सेल्स में प्राइमरी वाल आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो, और ये जो प्राइमरी वाल अगर किसी सेल में अभी है, only primary wall is there, secondary wall deposition has not taken place। अगर secondary wall deposition नहीं हुआ है या secondary wall formation नहीं हुआ है, the cell has been surrounded by primary wall only, then it can distend, ये फैल सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये जो होगा बड़ा हो सकता है, ये जो होगा इसमें फैलाव संभव है, ये ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर सेकेंडरी वाल बन गया तो फिर इस पार्टिकुलर सेल के लिए डिस्टेंड करना संभव नहीं होगा। अगर इसमें सेकेंडरी वाल डिपोजिशन हो जाएगा देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द सेल टू अंडरगो डिस्टेंशन, फिर उसमें फैलाव जो होगा वो संभव नहीं होने जा रहे हैं। अब रही बात कि ये जो प्राइमरी वाल होगा वो किसका बना होगा, तो इसमें आप देखिएगा कि सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल की पूरी एक नेटवर्क होती है, पूरी एक जाली होने जा रही है सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल की। और ये जो नेटवर्क ऑफ द सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होगा, इट विल बी एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स ऑफ पेक्टिक सब्सटेंसेस। और ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स रैंडम अरेंजमेंट इनका होगा। प्राइमरी वाल में यू विल फाइंड कि सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स वुड बी रैंडमली अरेंज्ड, और इन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल की क्रॉस लिंकिंग जो होगी दैट विल बी डन बाय हेमीसेलुलोज, वो काम किया जाएगा हेमीसेलुलोज के द्वारा। प्लस इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक मुद्दा लेकर के देखेंगे कि ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल की नेटवर्क की बात हमने की, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये सपोज सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल हो गया। आप कल्पना कीजिए कि ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल है, उसकी ये एक जाली हमने आपको बना दी कि ये उसका नेटवर्क है, ये उसकी जाली। अब ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल रहा, आप इसको नाम दे दीजिए कि ये क्या है,
तो दैट विल बी नोन एज, इसे हम लोग कहेंगे कि ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। और इन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स का ये जहाँ एम्बेडेड होने जा रहा है, तो ये बीच की जगह जो होगी, इस बीच की जगह में पेक्टिक सब्सटेंसेस आपको दिखाई पड़ेंगी। और विल फाइंड कि यहाँ पे मौजूद है क्या चीज़, आप देखिएगा कि यहाँ पेक्टिक सब्सटेंसेस जो होंगी दे विल बी प्रेजेंट। पेक्टिक सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ने जा रही हैं। इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, तो इसके बाद ये देखेंगे कि ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल होगा, तो ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो होगा ये बना होगा सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। एवरी सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, एक सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल जो है वो बना हुआ है n नंबर ऑफ एलिमेंट्री फाइब्रिल। ये n नंबर में एलिमेंट्री फाइब्रिल के मिलने से बना हुआ है। और जो एलिमेंट्री फाइब्रिल होगा वो एलिमेंट्री फाइब्रिल बना हुआ होगा 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल का। दिस इज कंपोज्ड ऑफ 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स। और सेलुलोज जो होगा, सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये बने हुए होंगे n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज के। ये बने होंगे n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज के। इसको ध्यान से आप देखिए। वैसे ये पूरा मुद्दा आप बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे जब आप कार्बोहाइड्रेट पे चर्चा करेंगे, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी बातचीत, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप डेवलप करने की कोशिश ज़रूर अभी से रखिए। सेल वॉल, आप बिल्कुल सेल वॉल के बारे में जब भी बात होती है, प्लांट सेल वॉल के बारे में, तो प्लांट सेल वॉल के बारे में आप डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आप बोलते हैं कि ये सेलुलोज का बना होगा, लेकिन एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्लांट सेल का सेल वॉल जो होगा उसमें सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का नेटवर्क होगा। देयर विल बी नेटवर्क ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स और that will be embedded in a matrix and this matrix is composed of pectic substances। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एनालॉग लेता हूँ कि जब कभी भी हम लोग अगर अपना मकान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जो रूफ होती है, जो छत होती है, उसको हम लोग कहते हैं कि उसकी मतलब उसमें कंक्रीट जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, या हम लोग यहाँ इसको कहा जाता है कि छत की ढलाई करते हैं। तो छत की ढलाई का मतलब ये होता है कि कंक्रीट फॉर्मेशन वहाँ जब हम करेंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा कि लोहे की सरिया जो रॉड्स होते हैं उनको बिछा दिया जाता है और उसके बाद उनको बांधा जाता है। जो आयरन की पतली पतली तारें होती हैं उनसे उनको क्रॉस किया, मतलब उनको बांध दिया जाता है और बांधने के बाद सीमेंट, बालू, स्टोन चिप्स और पानी की मदद से एक घोल बनाया जाता है और उसके अंदर उसको डालते हैं। तो ठीक वैसे ही समझ लीजिए कि सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल लोहे की सरियों की तरह है। उन लोहे की सरियों को या सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल को जोड़ने का काम हेमीसेलुलोज करेगा। और जो बीच की जगह है जहाँ सीमेंट, बालू और स्टोन चिप्स की बात हो रही है, वहाँ मैंने कहा कि पेक्टिक सब्सटेंसेस जो होंगी वो मौजूद होने जा रही हैं। लेकिन जो छत बनाई जाती है उसमें लोहे की जो सरिया होगी वो बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन प्राइमरी वाल की अगर बात करें तो उनका बड़ा रैंडम अरेंजमेंट यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ लेकर के देखिएगा कि उसका रैंडम अरेंजमेंट होने जा रहा है। तो ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल किसका बना होगा? तो एवरी सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्री फाइब्रिल्स। बहुत सारे एलिमेंट्री फाइब्रिल का बना होगा and each elementary fibril is composed of 40 cellulose molecule and each cellulose molecule is composed of, ये बना हुआ होगा किसका? तो प्रत्येक सेलुलोज मॉलिक्यूल जो होगा ये बना हुआ होगा, this would be composed of किसका? तो मैं कह रहा हूँ कि ये बना होगा n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज का सिंबल GLC लिखते हैं और ऐसे लिखेंगे बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का क्या मतलब है अभी मैं यहाँ इसे नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बायोकेमिस्ट्री में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखेंगे देयर विल फाइंड कि मोनोसेक्राइड डी और एल फॉर्म में होंगे और जो रिंग फॉर्मेशन में होगा उसमें दो तरह का एनोमर बनेगा, अल्फा और बीटा। तो ये बात वहीं पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ इस पर कोई चर्चा नहीं होने जा रही है। क्योंकि सेलुलोज एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो एक पॉलीसेक्राइड है और ये सेलुलोज जो है वो सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर का, एक ही तरह के मोनोसेक्राइड का बना हुआ है। इसलिए सेलुलोज को हम लोग कहेंगे कि ये होमोपॉलीसेक्राइड है। और ये चूँकि एक
सेल वॉल का हिस्सा है, सेल वॉल का मुख्य हिस्सा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप पाइएगा कि इसको हम लोग कहेंगे कि ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी है, दैट विल बी नोन एज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। फिर इसके बाद आपको ये कहा गया कि हेमिसेलुलोज क्रॉस लिंक करता है, तो क्रॉस लिंकिंग जो माइक्रोफाइब्रिल की जाएगी हेमिसेलुलोज के द्वारा, तो हेमिसेलुलोज इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ये सिर्फ एक तरह के मोनोसेकेराइड का नहीं बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें आप लेकर के देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद है, यू विल फाइंड कि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ साथ आप लेकर के देखिएगा कि अन्य सुगर भी यहाँ दिखाई पड़ेगा, और ये जैसे जाइलोज हुआ, एक पेंटोज हुआ, वो और ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में हेमिसेलुलोज में आपको दिखने जा रहे हैं। तो चूंकि हेमिसेलुलोज को एक से ज़्यादा तरह के मोनोसेकेराइड मिलके बना रहे हैं, एंड दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। और कर क्या रहा है ये, तो मैंने कहा कि सेलुलोजिक जो माइक्रोफाइब्रिल है उनको क्रॉस लिंक करने का काम करेगा। और ये बात मैं कई बार कह चुका कि ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का नेटवर्क जो होगा, इट विल बी एम्बेडेड इन जो एक पेक्टिक सब्सटेंस होगा, उस पेक्टिक सब्सटेंस के अंदर ये धंसा हुआ होगा। अब ये जो पेक्टिक सब्सटेंसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, वो एक तरह से हाइड्रेटेड जेल बनाता है, जो कि सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल के बीच की जगह, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि ये सारा माइक्रोफाइब्रिल है और ये नेटवर्क रहा, तो नेटवर्क के बीच में ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं गैप्स के अंदर जो होगा ये पेक्टिक सब्सटेंस जो होगा भरा हुआ रहेगा, और ये एक तरह से मॉलिक्यूलर सीव के रूप में काम करेगा, एंड दैट विल डिटरमाइन विच पार्टिकुलर सब्सटेंस कैन पास थ्रू द प्राइमरी वॉल, कौन सी चीज प्राइमरी वॉल के आर पार जा सकती है, ये इस सीव के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। देखो, लिविंग सेल में जो सेल वॉल होगा दैट विल बी परमिएबल, लिविंग सेल में जो सेल वॉल होगा दैट विल बी परमिएबल, लेकिन परमिएबल डज नॉट मीन कि किसी भी साइज की कोई भी चीज इसके अक्रॉस मूव करेगा। डेफिनेटली एक पार्टिकुलर डायमेंशन से छोटी चीज ही सेल वॉल के अक्रॉस मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये किस साइज की कोई चीज़ अंदर जाएगी या अंदर से बाहर निकलने जा रही है, ये जो बात होगा पेक्टिक सब्सटेंस के द्वारा निर्धारित होगा, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये एक मॉलिक्यूलर सीव के रूप में काम करेगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं, और ये सेल वॉल आर्किटेक्चर को डिसाइड करने के लिए जिम्मेवार होंगे। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल आर्किटेक्चर के लिए ये जिम्मेवार होंगे। इसके बाद आप लेकर के देखें कि प्राइमरी वॉल के बाद, उसके मतलब प्राइमरी वॉल के डिपोजिशन के बाद अंदर की तरफ एक कंपैरेटिवली थिकर लेयर डिपॉजिट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, सेकेंडरी वॉल है। फिर वापस आप आइए, वो जो सिंपल सा डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, हम लोग अब बातचीत कर रहे हैं इस हिस्से पे। वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये जो हिस्सा है इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट था ये प्राइमरी वॉल था, ये जो पार्ट था ये प्राइमरी वॉल था। अब प्राइमरी वॉल से अंदर की तरफ कंपैरेटिवली थिकर स्ट्रक्चर डिपॉजिट होगा, और इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज सेकेंडरी वॉल। अब आप देखिएगा कि ये जो सेकेंडरी वॉल होगा, दिस सेकेंडरी वॉल वुड बी डिविजिबल इनटू आउटर, मिडिल और इनर। ये आउटर, मिडिल और इनर 3 लेयर्स में डिविजिबल होने जा रहा है। इट विल बी डिविजिबल इनटू आउटर, मिडिल और इनर। अब अगर आप सेकेंडरी वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ प्राइमरी वॉल, ये प्राइमरी वॉल ही की तरह होगा, लेकिन विथ सर्टेन डिफरेंसेस। कौन सा डिफरेंस होगा, तो देखिएगा कि जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी वॉल में जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे, दिस सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स विल बी रैंडमली अरेंज्ड, वो बिल्कुल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। देयर इज नो डेफिनेट पैटर्न इन अरेंजमेंट ऑफ दोज सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। उन सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल के अरेंजमेंट का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है इन केस ऑफ प्राइमरी वॉल, बट इन सेकेंडरी वॉल देयर विल बी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। तो पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, बट विथ सर्टेन डिफरेंसेस। एक डिफरेंस यही हुआ कि जहां सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट रैंडम है, सेकेंडरी वॉल में सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल का अरेंजमेंट रेगुलर है। दूसरी बात आप ये लेकर के देखिएगा कि ये तीनों लेयर जो होंगे उसमें सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल के ओरिएंटेशन के डिफर करने से ही ये आउटर, मिडिल और इनर लेयर का फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। जो मैट्रिक्स होगा उसमें पेक्टिक सब्सटेंस होगा,
मैट्रिक्स अगर है तो वहाँ पेक्टिक सब्सटेंस होगा, बट along with pectin some other compounds would also be there and the nature of the compound would depend on the type of the cell. यदि wood cell है तो पेक्टिक सब्सटेंस के साथ आप लेकर के देखिएगा कि there will be presence of lignin. अगर wood cell है तो आप देखिएगा कि वहाँ लिग्निन उपस्थित होगा, और ये लिग्निन जो होगा एक पॉलीमर होगा, पॉलीमर ऑफ फिनोलिक कंपाउंड। और अगर ये कॉर्क सेल है तो वहाँ पे एक वैक्सी सब्सटेंस होगा जिसको सुबेरीन कहेंगे। यहाँ पे एक और तथ्य मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले मैंने एक वाक्य बोला था कि अगर सेल लिविंग है देन द वॉल वुड बी परमिएबल। मैंने कहा था कि सेल अगर लिविंग है तो वॉल विल बी परमिएबल, लेकिन अगर सेल वॉल को कंप्लीटली सुबेराइज्ड या लिग्निफाइड कर दिया जाए, पूरी तरह लिग्निफिकेशन या सुबेराइजेशन उसका अगर कर दें, देन द वॉल बिकम्स कंप्लीटली इम्पॉर्मिएबल। और जैसे ही वॉल कंप्लीटली इम्पॉर्मिएबल होगा, यानी जैसे ही वॉल का कंप्लीट सुबेराइजेशन और लिग्निफिकेशन आप करेंगे, द एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग वुड स्टॉप। सेल बीइंग एन ओपन सिस्टम would definitely die in such circumstances. सेल एक ओपन सिस्टम है, निश्चित तौर पे मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए सेल और उसके सराउंडिंग के बीच में। इफ द वॉल बिकम्स कंप्लीटली इम्पॉर्मिएबल, द एक्सचेंज ऑफ मैटर विल स्टॉप एंड दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द सेल। इसलिए जहाँ कहीं भी आप देखिएगा कि प्लांट सेल का वॉल हैज़ बिकम लिग्निफाइड और सुबेराइज्ड, वहाँ पे आप पाइएगा कि ये जो है वो सेल जो होगा दैट विल बी डेड। उस सेल को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, डेड हो गया। अब यहाँ से आप जो मुद्दा उठाएंगे, यही वो लोकेशन फिर यहाँ पे बताया गया है। ये 3 डायमेंशनल एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आप लेकर के देखें कि ये जो होगा वो मिडिल लैमिला होने जा रहा है। मिडिल लैमिला से अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये तीनों हिस्से जो होंगे ये होने जा रहे हैं क्या चीज़, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सेकेंडरी वॉल। जो डायग्राम हमने बनाया था उस डायग्राम का एक, जैसे इसको दोबारा मैं थोड़ा अगर ड्रॉ करूं तो इसको आप ऐसे देखिए कि ये मिडिल लैमिला हो गया, ये दिस वन इज़ प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के बाद ये हो गया सेकेंडरी वॉल। तो अगर आप इसको लेकर के देखें तो ये इट विल लुक लाइक दिस, ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये बात ऐसे दिखेगी, और इसको लेकर के अगर हम बनाएं तो ये मिडिल लैमिला हो गया, और ये जो हिस्सा है जैसे ये हो गया क्या चीज़, दिस वन इज सेकेंडरी वॉल, और इसमें आप लेकर के देख रहे हैं कि ये आउटर हो गया, ये मिडिल हो गया, ये इनर हो गया, ये हो गया प्राइमरी वॉल। तो ये क्या होगा, दिस वन वुड बी मिडिल लैमिला। इसी को कहेंगे कि ये क्या है, मिडिल लैमिला है। ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई गई है। अब यहाँ से आप बात करेंगे रोल ऑफ सेल वॉल पे। देखिए, रोल ऑफ सेल वॉल के बारे में आप लेकर के देखें तो इसमें पहली बात तो यही कही जाएगी कि जो भी सेल वॉल होगा दैट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द सेल। दूसरी बात ये कि इट विल प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ द सेल। देखो, एनिमल सेल इज़ लाइक ए बैलून। एनिमल सेल एक बैलून की तरह है, और उस बैलून का जो बाहरी हिस्सा जो होगा, डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन जो होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होता है। अगर लगातार आप इन्फ्लैट करें, लगातार उसके अंदर हवा पुश करें तो फैलेगा फैलेगा और एक सीमा के बाद जाकर के फट जाएगा। लेकिन अगर ये आप प्लांट सेल की बात करें तो एक आप उसको कह सकते हैं कि वो एक ऐसे बैलून की तरह है जिसके बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो यदि आपने उसको इन्फ्लैट किया, हवा उसके अंदर पुश किया तो फैलेगा फैलेगा, और जिस समय वो डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन बैलून का बाहरी रिजिड स्ट्रक्चर के संपर्क में आएगा, आपके लिए अंदर हवा पुश करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप हमेशा प्लांट सेल के बारे में देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ देयर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड सेल वॉल होगा। तो अगर ये प्लांट सेल पानी ले रहा है, इफ देयर इज ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर
एंडोऑस्मोसिस इज देयर। तो जहाँ एनिमल सेल एंडोऑस्मोसिस की वजह से फैलेगा और फाइनली फट जाएगा, ऑस्मोटिक लाइसिस सेल की हो जाएगी, वहाँ पे प्लांट सेल में ऐसा नहीं होने जा रहा। प्लांट सेल ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि दैट विल बिकम फुल्ली टर्जिड। If we refer a particular plant cell as fully turgid, that simply means there will be no more entry of water by osmosis. There will be no endoosmosis anymore. और भी ज़्यादा एंडोस्मोसिस अगर नहीं होगा किसी सेल में तो उसे कहेंगे कि ये फुल्ली टर्जिड है। तो सेल वॉल अगर होगा तो उस सेल की, उस प्लांट सेल की ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होने जा रही है। दूसरी बात ये कि ये जो होगा वो हमेशा मैकेनिकल एब्रेजन या पैथोजन के अगेंस्ट सेल को बचाएगा। दूसरी बात कि एक सेल के दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शन होगा उसको भी ये मेडिएट करेगा। और अगली बात ये कि जब भी सेल को कोई पैथोजन अटैक करता है तो इस अटैक के बाद देयर विल बी रिलीज ऑफ पेक्टिन सबस्टांसेस, पेक्टिन वहाँ रिलीज होगा एंड दिस फ्रैगमेंट ऑफ पेक्टिन इज गोइंग टू, जिसे कहा जाए कि दैट विल इनिशिएट ए नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्लांट सेल। एक डिफेंस रिस्पॉन्स उस प्लांट सेल का इनिशिएट कर दिया जाएगा टू फाइट द पार्टिकुलर इन्वेशन बाय द पैथोजन। मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी प्लांट सेल को पैथोजन ने इन्वेड किया तो नेचुरली सबसे पहले सेल वॉल पे असर पड़ेगा और एज ए रिजल्ट ऑफ attack by the pathogen, pectic substances would be released and those pectic substances would initiate defensive role in the plant cell। और ये डिफेंसिव रोल इस सेंस में होगा कि ये जो प्लांट का रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली उस पैथोजन को फाइट करने के लिए होने जा रहा है। वो उस पैथोजन के इन्वेशन को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश करेगा एंड फाइनली ये एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेगा जो डिसाइड करेगा कि किस साइज़ का मॉलिक्यूल उसके अंदर आएगा और किस साइज़ का मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं आने जा रहा है। तो ये टिपिकल जो प्लांट सेल होंगे उनका सेल वॉल ऐसा ही होगा। लेकिन अभी जो भी बातचीत आपने की है उसमें आप लेकर के देखेंगे कि ये पूरी की पूरी बातचीत जो है सेल वॉल की, ये प्लांट सेल के बारे में है, प्लांट सेल के वॉल के बारे में ये पूरी चर्चा है। लेकिन अगर आप लेकर के देखें तो अलगल सेल वॉल जो होगा उस अलगल सेल वॉल में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होने जा रहा है, काफ़ी वेरिएशन यहाँ दिखाई पड़ेगा। इस पे हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे प्लांटी डिस्कस करते वक्त या अलगी डिस्कस करते वक्त। ज़्यादा अच्छा हो कि हम लोग ये कहें कि अलगी डिस्कस करते वक्त इससे हम लोग विस्तार से बातचीत इस पे करेंगे। डिटेल बातचीत अलगी पढ़ते वक्त ही हम लोग इस पे करने जा रहे हैं कि अलगल सेल का वॉल कैसा होगा। इसमें क्लास वाइज सेल वॉल जो होगा वेरी करेगा। सेल वॉल कंपोजिशन जो होगा, कंपोजिशन वेरी करेगा, कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू अलगल क्लास के हिसाब से ये वेरी करेगा और इसको वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर फंगल सेल वॉल को लेकर के देखें तो फंगल सेल वॉल के केस में आप देखिएगा कि ये प्राइमरीली काइटिन होगा, काइटिनस होगा, लेकिन इसका एक ग्रुप होगा ऊमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस में ये सेलुलोजिक होगा, ऊमाइसिटिस में ये सेलुलोजिक होगा। उसी तरह अलगी में लेकर के देखिएगा कि जो ग्रीन अलगी होगा, ग्रीन अलगी जो होगा उस ग्रीन अलगी में, ग्रीन अलगी का मतलब हो गया क्लोरोफाइसी, तो ये क्लोरोफाइसी जो होगा उस क्लोरोफाइसी में भी आप लेकर के देखिएगा कि ये सेलुलोजिक होने जा रहा है, दैट विल बी सेलुलोजिक। लेकिन डिटेल हम लोग करेंगे एल्गी पढ़ते वक्त। यहाँ हम लोगों ने जो चर्चा की है वो स्पेसिफिक प्लांट जो माने एक जो हायर प्लांट का ग्रुप होगा उसी के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। अलगल ग्रुप जैसे फियोफाइसी हुआ, रोडोफाइसी हुआ, जेंथोफाइसी हुआ, डाइनोफ्लैजिलेट्स हुए, उन पे चर्चा हम लोगों ने यहाँ नहीं की है। अब यहाँ से आप जिस मुद्दे पे आएंगे वो मुद्दा होगा
प्राइमरी पिटफिल्ड्स और प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखो प्राइमरी वाल कहीं कहीं थिन, ऐसे ओवरऑल प्राइमरी वाल इज थिन, लेकिन ये कभी भी हम लोग कंपैरेटिव तौर पे कहते हैं, सेकेंडरी वाल की तुलना में कहते हैं, लेकिन प्राइमरी वाल का जो भी थिकनेस हो उसमें भी कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पे वो थिन रह जाएगा। एंड द पार्ट ऑफ द प्राइमरी वाल वेयर इट रिमेन्स थिन इज एक्चुअली नोन एज प्राइमरी पिटफिल्ड। उसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, प्राइमरी पिट होने जा रहा है, प्राइमरी पिटफिल्ड्स रेदर उसे हम लोग कहेंगे। और प्राइमरी पिटफिल्ड्स की खास बात होगी कि वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शन शुड बी देयर, और इन साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शंस को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा होने जा रहे हैं। इनको हम लोग कहेंगे कि दे विल बी प्लाज्मोडेस्माटा। अभी मैंने कहा कि ये साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शंस होंगे बिटवीन टू एडजॉइनिंग सेल, अगल बगल के दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शन होगा उसी साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शन को प्लाज्मोडेस्मा बोलेंगे। प्लूरल अगर बोलेंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा ये होगा। और प्लाज्मोडेस्मा के अंदर दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से कंटिन्यूअस होगा, और ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन होगा उस ट्यूबुलर कनेक्शन के अंदर ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला हुआ एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होगा, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि दैट इज डेस्मोटिब्यूल। इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, तो इट विल बी नोन एज डेस्मोटिब्यूल। इसी को कहा जाएगा कि ये डेस्मोटिब्यूल है। और यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा, एक तो ये आप दिमाग में रखिए कि ये डेरिवेटिव है या डेराइव्ड फ्रॉम, ये डेराइव किया जाता है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम ACR एक बात। और जो ये बीच की जगह होगी इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज साइटोप्लाज्मिक एन्युलस। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये साइटोप्लाज्मिक एन्युलस होने जा रहा है, दैट विल बी साइटोप्लाज्मिक एन्युलस। ये जैसे एक तरफ का प्राइमरी वाल हो गया, ये दूसरी तरफ का प्राइमरी वाल हो गया, और इसको हम लोग कहें कि ये जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहें कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वी रेफर दिस वन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हिस्सा जो होगा इसको कहेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो होगा वो ट्यूबुलर कनेक्शन प्लाज्मोडेस्मा हुआ नॉर्मली, लेकिन ये ग्रुप में होगा, आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे। और जो साइटोप्लाज्मिक ट्यूबुलर कनेक्शन होगा उसके अंदर इस तरह की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद होने जा रही है, जिसे हमको डेस्मोटिब्यूल कहेंगे, ACR से बनेगा। बीच की जो जगह होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डेस्मोटिब्यूल के बीच की, वो साइटोप्लाज्मिक एन्युलस कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज साइटोप्लाज्मिक एन्युलस। इसके बाद आप लेकर के देखिएगा कि ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो क्या करने जा रहे हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होगा वो इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन करता है। जो सेल्स जोड़े जा रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, और एक प्लांट टिश्यू के जितने भी सेल्स होंगे, एक प्लांट टिश्यू के जितने भी सेल होने जा रहे हैं जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्ट किए हुए हैं, दे विल रिप्रेजेंट वन मेटाबॉलिक यूनिट। वो एक मेटाबॉलिक यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन आई रिपीटेड कि प्लांट टिश्यू के जो तमाम सेल्स हैं उनके बीच में अगर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं तो ये सारे के सारे सेल एक मेटाबॉलिक यूनिट के रूप में बिहेव करेंगे। और दूसरी बात कि प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए ही डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और आती है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। देखो जो प्लांट सेल होंगे, उन प्लांट सेल में से अगर प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल में से अगर आप सेल वॉल को हटा दें तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम लोग एपोप्लास्ट कहते हैं। वी रेफर दैट वन एज एपोप्लास्ट। ये सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, we refer that structure as प्रोटोप्लास्ट। उस स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पे लेकिन हम लोग दो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। तो देखो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा आप कोशिश कीजिए, एक सिंपल सा डायग्राम आप
के माध्यम से इसको मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये डायग्राम सिर्फ जैसा एग्जैक्टली नेचर में एग्जिस्ट करता है वैसे तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन कन्वे ज़रूर कर देगा कि आखिर आप देखना क्या चाहते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि ये एक प्रोटोप्लास्ट है, मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ, कल्पना कीजिए कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक प्रोटोप्लास्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे ये एक प्रोटोप्लास्ट रहा, अब ये बगल के सेल से जुड़ा हुआ है, ये बगल के सेल से ये जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक उसी तरह बगल में एक और सेल है जो जुड़ा हुआ है किससे, तो वो जुड़ा हुआ है इस ट्यूबुलर कनेक्शन से। ठीक है, अब डेफिनेटली इन दोनों के ये जो सेल्स जोड़े जा रहे हैं, इनके बीच में क्या होगा, ये इनके बीच में निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिडिल लैमिला होगी। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि मिडिल लैमिला इज प्रेजेंट, यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा कि मिडिल लैमिला जो होगा वो प्रेजेंट होगा। ये एक बीच का हिस्सा जो हुआ इसे हम लोग कहेंगे ये मिडिल लैमिला हो गया। सपोज दिस वन इज द मिडिल लैमिला। अब ये जो मिडिल लैमिला हो गया, अब ऑब्वियस है कि इससे अंदर की तरफ दोनों साइड में उससे अंदर की तरफ प्राइमरी वाल होगा। अब यहाँ पे जैसे आप लेकर के देखें कि देयर विल बी प्राइमरी वाल, ये जैसे प्राइमरी वाल रहा, ये जैसे प्राइमरी वाल रहा, इसी तरह प्राइमरी वाल इधर भी होगा। ठीक है, अब ये जो पूरा पार्ट हम लोग लेकर के देखेंगे, ये जो पूरा हिस्सा हम लोग लेकर के देखने जा रहे हैं, ये जैसे अब इस हिस्से को लेकर के आप यहाँ पे एक सेल आप कम से कम ड्रॉ कीजिए। ये जैसे रहा, अब ये जो पार्ट रहा ये मिडिल लैमिला हो गया, और उसके अंदर वाला हिस्सा जो था, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा हो गया, दिस पार्ट इज प्राइमरी वाल। जैसे ये क्या रहा, प्राइमरी वाल रहा, ये रेड वाला हिस्सा जो था ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये जो रचना है, जिस रचना को हम लोग कह रहे हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मोडेस्मा, ये अकेले नहीं होगा, ग्रुप में होगा। लेकिन सिंपल तरीके से डायग्रामेटिकली कन्वे करने के लिए मैं एक एक ड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन आई रिपीट इट, ये जब भी होंगे ग्रुप में होंगे, लेकिन ग्रुप में जब बनाएंगे तो फिर कन्वे करना मुश्किल होगा, इसलिए सिर्फ एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये क्लियरली आपको अब दिखाई पड़ रहा है कि दो अलग अलग जो सेल हैं उनको एक दूसरे, उनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वही साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसी कनेक्शन को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, दिस वन वुड बी प्लाज्मोडेस्मा। इसी को मैंने कहा कि ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्मा होने जा रहा है, दैट विल बी प्लाज्मोडेस्मा। और इसके अंदर ये जो रचना मौजूद होगी, इस रचना को हम लोगों ने अभी कहा कि क्या होगा, डेस्मोटिब्यूल होगा। अब इस तरीके से आप चारों तरफ से सेल को जोड़ते चले जाइए। अब उसके बाद देखिए कि जैसे मैंने कहा ना कि प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दीजिए तो क्या बचेगा, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। तो जैसे ये रेड से जो पार्ट घेरा गया है, ये जो पार्ट जो रेड से घेरा गया है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट हो गया। तो एक प्रोटोप्लास्ट दूसरे प्रोटोप्लास्ट से जुड़ा है किससे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट का नेटवर्क होगा, इसी प्रोटोप्लास्ट के नेटवर्क को, इसी प्रोटोप्लास्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इज एक्चुअली सीमप्लास्ट। जिसे आप सीमप्लास्ट कह रहे हैं, बेसिकली वो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्रोडक्ट है। एंड फ्यूजन प्रोडक्ट नहीं कहें, इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट है। जो तमाम प्रोटोप्लास्ट होंगे वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जुड़े होंगे, और एज ए रिजल्ट ऑफ सच इंटरकनेक्शन द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर
would be known as सिम्प्लास्ट। उसी रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सिम्प्लास्ट होने जा रहा है। और सिम्प्लास्ट के बाहर जो कुछ भी होगा, सिम्प्लास्ट के बाहर जो कुछ भी होगा, जैसे आप देख रहे हैं कि सिम्प्लास्ट के बाहर क्या है, तो सिम्प्लास्ट के बाहर ये जो हाँ मैं अब लाइन खींच रहा हूँ, ये पूरा हिस्सा सिम्प्लास्ट से बाहर है। तो जो सिम्प्लास्ट से बाहर हुआ, उस बाहर के हिस्से में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, तो बाहर के हिस्से में सेल वॉल दिखेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखेंगे। तो ये जो चीज़ें होंगी ये रिप्रेजेंट करने जा रही हैं किसको, एपोप्लास्ट को। यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट को यहाँ हम लोग क्यों लेके आते हैं, तो जब प्लांट फिजियोलॉजी में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर आप पढ़ते हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पढ़ते वक्त वाटर का पाथवे आपको पढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे ये बात आपको कही जाएगी कि द पाथवे दैट ऑफर्स लिस्ट रेजिस्टेंस टू वाटर, वो रास्ता जो पानी को न्यूनतम प्रतिरोध देता है, वो रास्ता एपोप्लास्ट का होगा। तो ये वहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ना हो कि एपोप्लास्ट क्या है या सिम्प्लास्ट क्या है, इसलिए उसको यहीं से आप दिमाग में रखिए। यहाँ पे बस प्लेन बात ये रखिए कि कंपार्टमेंट विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट के बाहर जो कुछ भी होगा दैट विल बी नोन एज एपोप्लास्ट। और वाटर के लिए दिस पाथवे वुड ऑफर द लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस देगा। और इंटरकनेक्टेड जो प्रोटोप्लास्ट होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, सिम्प्लास्ट होने जा रहा है। तो आज की बातचीत इस मुद्दे पे हम लोग यही मतलब आज की बातचीत को यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक जो बातें कही गई उसमें सेल वॉल पे चर्चा हम लोगों ने पूरी कर ली। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेल वॉल में पिट और उससे कुछ जुड़ी हुई अन्य रचनाओं पे बातचीत शेष रह गया। आई होप कि नेक्स्ट डे हम लोग ये बातचीत पूरी कर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए और डाउट्स के साथ रहने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। डाउट को जितना जल्दी दूर कीजिएगा, आपकी तैयारी का फाउंडेशन उतना ही बढ़िया होगा, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। तो पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से पठन पाठन कीजिए और रिवीजन पे भी ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।